हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आज इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं, हम नाउन के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। आज जो हम बात करें नाउन में, पिछली बार हमने जेंडर के बारे में पढ़ा, नाउन में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, और नाउन से रिलेटेड जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो केस से संबंधित होता है। व्हाट इज केस, केस क्या होता है, इसके बारे में किस प्रकार से अध्ययन करना होता है हमें, वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए से नए टॉपिक आपके पास पहुंच सके। केस के बारे में अपन बात करें अभी तो सबसे पहले द वर्ड केस शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन विद अदर वर्ड्स। अब केस क्या होता है कि वे शब्द, केस शब्द वे शब्द होते हैं, केस को अपन कारक भी कह सकते हैं, वे शब्द होते हैं जो नाउन का दूसरे शब्दों के साथ जो अर्थ होता है उस अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तो लाइक दिस इंग्लिश में भी नाउन जो होता है वो कर्ता के रूप में या कारक के रूप में जो दूसरे शब्द होते हैं उन दूसरे शब्दों के साथ अर्थ को स्पष्ट करता है। द वर्ड केस शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन विद अदर वर्ड्स, यानी अन्य जो वाक्य में शब्द होते हैं, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच के कोई भी भाग होते हैं, उन सब शब्दों के साथ अपना जो संबंध होता है, अपना जो अर्थ होता है, उस अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इट आल्सो रेफर्स टू द थिंग हाउ डज अ नाउन फंक्शन, और ये सेंटेंस में हमें ये भी बताता है कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो नाउन है, ये नाउन किस प्रकार से काम कर रहा है। जैसे नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सब्जेक्ट में है तो कौन सा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वोकेटिव ऑब्जेक्ट केस है या रिटेंड ऑब्जेक्ट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये नाउन जो वर्ड होता है उस नाउन वर्ड को क्लियरिफाई करते हैं। जस्ट अगर नाउन शब्द की परिभाषा से ही अपन अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, डीपली अपन को अध्ययन करना है तो अपन को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नाउन की परिभाषा या नाउन के प्रकार से ही काम खत्म नहीं होता है। अगर अपन को नाउन ऑफ केस पूछ ले जाता है कि ये कौन सा केस है, देन वी हैव इन ट्रबल। तो यहाँ पर अपन बिल्कुल डीपली हर एक टॉपिक का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। तो इट आल्सो रेफर्स टू द थिंग्स हाउ डज अ नाउन फंक्शन, ये हमें ये भी बताता है कि ये नाउन किस प्रकार से वाक्य में काम कर रहा है। अब काइंड्स ऑफ नाउन केस की बात करें अपन, टाइप किस प्रकार के केसेस होते हैं, कहाँ कहाँ अपन को किस किस रूप में इनका प्रयोग करना है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो जो फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस। केस के प्रकार में फर्स्ट केस की अगर अपन बात करें कारक की, तो नॉमिनेटिव केस, और ये किस प्रकार से वाक्य में काम करता है, फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उस क्रिया के कर्ता के रूप में, यानी एज अ सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस अपन क्या इसको कहेंगे, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वाक्य के अंदर किसी भी वर्ब जो होती है, कोई भी क्रिया जो होती है, उस क्रिया के कर्ता के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसको अपन नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर अगर राम अंडरलाइन है तो राम क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब नॉमिनेटिव केस में भी उसके अलग अलग डिफरेंस टाइप्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस ऑफ एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव केस ऑफ एब्सोल्यूट में अपन किसको कहेंगे, जो सब्जेक्ट होता है, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। जैसे कि अपन ने बात की कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय, जस्ट मैंने ये बात की, तो यहाँ पर ये राम जो है वो नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव में भी एब्सोल्यूट है, क्योंकि उस वर्ब का जो कर्ता होगा वो वर्ब का कर्ता पूरी तरह से कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र मतलब उसके ऊपर किसी न किसी और कर्ता का कोई भी अतिरिक्त भार नहीं होगा। यानी एक तो जैसे सेंटेंस में दो कर्ता होते हैं तो वो कर्ता स्वतंत्र नहीं होता है, उस कर्ता को अपना स्पष्ट अर्थ करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। लेकिन वाक्य में जो कर्ता सिंगल है तो वो निश्चित रूप से स्वतंत्र होगा, क्योंकि उसके अलावा उस वाक्य में किसी और का कोई रोल नहीं है। तो जिस वाक्य में कर्ता स्वतंत्र रूप से काम करे वो कर्ता या वो नाउन जो होता है नॉमिनेटिव केस ऑफ एब्सोल्यूट होता है। मेन चीज वही होता है। जैसे द सन है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है अपन को, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे
इस प्रकार के वाक्यों में आपको मोस्टली जैसे हैवी वर्ड्स मिलेंगे, करते हुए, यानी एक काम होने के बाद में दूसरा काम शुरू होगा, वो होते हैं नाउन केस ऑफ एब्सोल्यूट। जैसे द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त होने के बाद या सूर्य अस्त होते हुए, द स्टार स्टार्टेड ट्विंकलिंग इन द स्काई, जैसे ही सूर्य अस्त होगा आसमान में जो तारे हैं वो टिमटिमाना शुरू होंगे। तो काम क्या होगा, एक काम के खत्म होने के बाद में दूसरा काम शुरू होगा, या किसी काम को करते हुए उसके दौरान दूसरा काम शुरू होगा। तो वो होते हैं नाउन इन केस ऑफ नॉमिनेटिव केस ऑफ एब्सोल्यूट। जैसे सूर्य का पहले अस्त होगा, उसके बाद तारे टिमटिमाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सूर्य उदय है और तारे टिमटिमाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नॉमिनेटिव केस ऑफ एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट स्वतंत्र होगा, करते हुए का अर्थ होगा, और हिंदी में माइंड में एक चीज याद रखनी है कि किसी काम के होने के बाद दूसरा काम होगा। बस ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट स्वतंत्र, किसी काम के करने के बाद दूसरा काम होगा, और हैविंग करते हुए के अर्थ में भाव होगा। नेक्स्ट अपन अगर बात करें नाउन केस इन अपोजिशन। नाउन केस इन अपोजिशन क्या होता है, द टू नाउन आर यूज्ड रेस्पेक्टिवली, टू नाउन यूज्ड रेस्पेक्टिवली एंड सेकंड डिफाइंड फर्स्ट। यानी इसमें आपको क्या होगा कि 2 नाउन साथ साथ दिए होंगे, 2 कर्ता साथ साथ दिए होंगे। जैसे महात्मा गांधी, कॉमा द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, पहले उस व्यक्ति का नाम होगा और उसके बाद में उस व्यक्ति की कोई न कोई उपाधि दी हुई होगी। तो वो जो डबल नाउन साथ में आते हैं, तो वो नाउन जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में, नाउन केस इन अपोजिशन, यानी साथ साथ 2 नाउन में 2 कर्ता साथ साथ होते हैं और दोनों कर्ता के बीच में कॉमा होता है। इसको अगर अपन सिंपल और शॉर्ट भाषा में अगर कहें तो अपन यह कह सकते हैं कर्ता के बगल में कर्ता, कर्ता के बगल में कर्ता, यानी किसी एक कर्ता के पास में दूसरा कर्ता आना, वो होता है नाउन केस इन अपोजिशन। 2 कर्ता साथ साथ होंगे और दूसरा जो होगा वो पहले कर्ता पर डिपेंड, यानी इसमें 2 नाउन अलग अलग नहीं होंगे, होंगे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर मैंने बात की MG द फादर ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ नेशन, अब इसमें देखो ये 2 नाउन है, एक MG महात्मा गांधी है, द फादर ऑफ नेशन 2 नाउन है, बीच में कॉमा है, दोनों कर्ता अपने एक दूसरे की बगल में है, आसपास है, लेकिन ये कर्ता अपना स्पष्ट अर्थ करने के लिए दूसरा कर्ता जो होगा वो पहले को ही डिफाइन करेगा, अलग अलग नहीं होंगे दोनों, ये विशेष ध्यान रखना। इसी के बारे में इस द फादर ऑफ नेशन जो है वो किसके बारे में बता रहा है, महात्मा गांधी के बारे में ही बताएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कुलदीप परिहार, ये फर्स्ट करता है द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश दूसरा नाउन है, कुलदीप परिहार पहला नाउन है। ये दूसरा नाउन किसको डिफाइन कर रहा है, पहले को कि अंग्रेजी के अध्यापक है, इज नॉन फॉर हिज डीप नॉलेज इन फोनेटिक्स, फोनेटिक्स में उनका जो गहन ज्ञान है उसके जानकार है। तो ये और ये जो है वो इस नाउन केस इन अपोजिशन। अब आपको जस्ट यहाँ पर ये डायरेक्टली अंडरलाइन करके पूछ ले तो कॉमा कर्ता के साइड में कर्ता आ जाए, सब्जेक्ट के पास में सब्जेक्ट हो, बीच में कॉमा दिया हुआ हो, तो आपको 100% मानना है कि ये क्या है, नाउन केस इन अपोजिशन। तो ये 2 चीज होती है नॉमिनेटिव केस के अंदर। सब्जेक्ट जो होगा नॉमिनेटिव केस में 2 प्रकार से पूछा जाएगा, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट होगा जो किसी पर भी निर्भर नहीं होगा और इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरा जो होता है केस इन अपोजिशन, कर्ता की बगल में कर्ता, बस शॉर्ट में याद रखना है। दूसरा जो केस होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो किस रूप में सेंटेंस में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ सकता है। एक तो सब्जेक्टिव केस में होगा नाउन, और केस कारक दूसरा किस रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस मतलब एज अ ऑब्जेक्ट उसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर पहले अपन ने पढ़ा सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता एक सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, कर्ता एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट के बारे में अपन ने पहले भी अध्ययन किया था। पहला जो ऑब्जेक्टिव का प्रकार होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है
वे कर्ता जो सजीव रूप में पाए जाते हैं। सजीव मतलब एनिमेट होते हैं, मूवमेंट होता है उनमें, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, वो सब सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आपको उल्टा ध्यान रखना है, सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस की बात करूं, ही gave me a pen, यहाँ पर ये मी आया हुआ है, ये मी अगर आपको पूछ ले कि ये मी केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है। उसके बाद कर्म कारक में कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा है ऑब्जेक्ट, मी पर्सन है, सजीव है, एनिमेट है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन आते हैं, इनएनिमेट, यानी जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं, विदाउट मूवमेंट वाली चीजें होती है, वो सब इनएनिमेट होती है और उनको अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यही सेंटेंस था, इसमें मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये अ पेन आ गया तो अ पेन कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि निर्जीव है। और एक चीज और ध्यान रखनी है अपन को, अगर दोनों ऑब्जेक्ट वाक्य में अगर आपको साथ साथ दिए हुए हैं तो पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और दोनों से अपन पैसिव भी आराम से बना सकते हैं, वो हमने वॉइस वाले में पढ़ लिया। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में आपको सजीव को रखना है, डायरेक्ट में आपको निर्जीव को रखना है। उसके बाद एक होता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट मतलब वे ऑब्जेक्ट जो वर्ब से रिसेंबल होते हैं, वर्ब से मिलते जुलते होते हैं। जैसे वर्ब दी हुई है, वर्ब का जो पहला लेटर है वही आपका ऑब्जेक्ट का पहला लेटर होगा, वो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए और कॉमन सेंस ये चीज है। अब अगर आपको जस्ट ऐसे ही पूछा जाता है व्हाट इज कॉग्निट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हमने आज तक पढ़ा है, लेकिन ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब और ऑब्जेक्ट जो रिसेंबल दिखते हैं, जैसे ही फॉट का फाइट, तो एफ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये फाइट जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है। जैसे एक सेंटेंस की और बात करें, सी लव्स लवली फ्लावर्स, तो लव्स लवली, तो ये जो रिसेंबल होते हैं वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट, उनको अपन कैसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड लास्ट होता है रिटेंड ऑब्जेक्ट। रिटेंड ऑब्जेक्ट मतलब वे ऑब्जेक्ट जिनका अपन पैसिव वॉइस के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने किसी भी सेंटेंस की पैसिव बनाई, जस्ट एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही रीड्स अ बुक। अब जैसे ये सेंटेंस, अब अगर मैं इसकी पैसिव बनाऊंगा तो अ बुक इज रीड। अब यहाँ पर जो मैं ये ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ये ऑब्जेक्ट कैसा कहलाता है, रिटेंड ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी जो ऑब्जेक्ट पैसिव रूप में काम में लिए जाते हैं वे ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, रिटेंड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस चार प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव रूप में होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो निर्जीव रूप में होता है, एक कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के साथ रिसेंबल करता है, वर्ब से मिलता जुलता होता है, और फोर्थ नंबर होता है रिटेंड ऑब्जेक्ट जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, उसको रिटेंड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये माइंड में रखना। यस, नेक्स्ट अगर अपन बात करें वोकेटिव केस, नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें वोकेटिव केस की बात करें, तो वोकेटिव केस में वे नाउन जो संबोधन के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं, जिनसे किसी को एड्रेस किया जाता है। जैसे कोई भी नेता अपना भाषण शुरू करता है तो वो क्या कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज लिसन मी केयरफुली। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन अगर आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाए कि ये कौन सा केस है, अपन मोस्टली अपन उसको सब्जेक्टिव केस मान लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, माइंड में ये रखना है कि अगर कहीं पर भी संबोधन के रूप में कोई भी चीज दी हुई है, जैसे डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में तो है, लेकिन
केस कौन सा है? वोकेटिव केस है, यानी जो हमें क्या बताता है, किसी भी प्रकार के संबोधन के बारे में बात करता है, किसी को एड्रेस करके बोला जाता है, वो वोकेटिव केस होता है। जैसे ये लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वेलकम इन दिस क्लास। प्रिय सज्जनों और पुरुषों और महिलाओं, आपका इस क्लास के अंदर स्वागत है, इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन जो होगा वोकेटिव केस होगा, डियर फ्रेंड्स होगा वोकेटिव केस होगा, डियर स्टूडेंट्स होगा वोकेटिव केस होगा, ये ध्यान रखना है। और इन सब के बाद एक चीज अपने और बचती है, पजेसिव केस। एक लास्ट और केस कौन सा बचता है अपने? पजेसिव केस। पजेसिव केस का अर्थ होता है वे कारक जो स्वामित्व बताते हैं, किसी भी चीज के बारे में स्वामित्व के बारे में बताते हैं, वो पजेसिव केस होते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग माई से हो सकती है, माई ब्रदर, तो यहाँ पर माई क्या है? पजेसिव केस है। माई हाउस पजेसिव केस है। उसके बाद आवर हाउस हो सकता है, हिज हाउस हो सकता है, हर हाउस हो सकता है, योर ब्रदर हो सकता है, डियर हाउस हो सकती है। तो वे कारक जो किसी भी चीज के स्वामित्व के बारे में बात करते हैं, वे सब कारक कैसे होते हैं? पजेसिव केस होते हैं। तो केस के बारे में शॉर्ट एंड सिंपल में अपन को यही ध्यान रखना है। सिर्फ 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। केस वे शब्द होते हैं, कारक वे शब्द होते हैं जो नाउन का उस पूरे वाक्य के अंदर उसकी भूमिका को बताते हैं कि नाउन किस भूमिका में आया हुआ है, और ये भी बताते हैं कि नाउन इस वाक्य के अंदर किस रूप में काम कर रहा है। ये दो मुख्यतः अलग अलग प्रकार होते हैं इसके। जैसे नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस में कर्ता स्वतंत्र होता है, नॉमिनेटिव केस ऑफ एब्सोल्यूट होता है, नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, कर्ता की बगल में कर्ता। ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सजीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है रिसेम्बल टू वर्ब, और रिटेंड ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का ऑब्जेक्ट। उसके बाद वोकेटिव केस होता है, किसी को अगर आप संबोधित करते हैं तो दैट इज वोकेटिव केस। एंड फाइनली पजेसिव केस होता है, अगर आप अपने स्वामित्व के बारे में बात करके चल रहे हैं, दैट इज पजेसिव केस। ओके, ये हमने केस कारक के बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया है।